समुद्र में बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण शार्क्स में इतना ज्यादा बदलाव आ जाता है कि वे फ्रेश वाटर में रहने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये शार्क्स पेरिस में हो रहे ओलंपिक्स के स्विमर्स को अपना शिकार बना लेते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के निकट मैरीन रिसर्चर सोफिया एसालस अपने टीम के साथ एक मिशन ओशियन ओरिजिन्स के प्रोजेक्ट इवोल्यूशन के लिए रिसर्च करने आई है। उसके टीम में उसका पति क्रिस भी मौजूद है। तभी उन्हें पता चलता है कि जिस शॉर्ट फिन मैको शार्क को उन्होंने कुछ साल पहले टैग किया था वह उनके बहुत पास है। उस शार्क को उन्होंने एक निकनेम दिया था लिलिथ। क्रिस अपने साथियों सैम, जॉन और टॉम के साथ पानी में डाइव करता है। सोफिया और जेड बोट पर ही उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए रह जाते हैं। पानी के अंदर चारों तरफ कचरे का भरमार साफ दिखाई दे रहा होता है। थोड़ी दूर पर उन्हें एक बेबी व्हेल नेट में जकड़ा हुआ दिखाई देता है। ध्यान से उसे ऑब्जर्व करने पर पता चलता है कि उसकी पीठ में कचरा भरा हुआ है और उसके ऊपर एक लार्ज बाइट मार्क है। तभी सोफिया को लिलिथ के पास होने की जानकारी मिलती है, जो कि क्रिस और उसकी टीम से करीब 30 मीटर की दूरी पर है। अचानक से एक शार्क क्रिस के बगल से गुजरती है, जिससे क्रिस एकदम घबरा जाता है। क्रिस और उसके टीम मेंबर्स अपने आप को शार्क से घिरे हुए पाते हैं। ये सारे शार्क्स फीमेल शार्क्स हैं। ये देखकर वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मैकोज शार्क कभी भी झुंड में शिकार नहीं करते। और वे लिलिथ के साइज को भी देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह अपने एज के हिसाब से बहुत बड़ी हो चुकी है। सोफिया को इस पर यकीन नहीं होता, पर शार्क के ऊपर बीकन 7 के टैग को देखकर शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि ये लिलिथ ही है। इससे पहले कि क्रिस रिसर्च के लिए लिलिथ के ब्लड सैंपल कलेक्ट करे, उसके अटैक से लिलिथ एग्रेसिवली क्रिस और उसके टीम मेंबर्स पर अटैक कर देती है। एज अ रिजल्ट क्रिस और उसके टीम मेंबर्स सारे मारे जाते हैं। सोफिया बिना किसी देरी के पानी में कूद जाती है। उसे पानी के अंदर क्रिस का लेफ्ट हैंड मिलता है, जिससे देखकर वह बहुत डर जाती है। वह दोबारा डाइव करके ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए लिलिथ को ढूंढने लगती है। इस बार उसका पैर नेट में फंस जाता है और वह लिलिथ के साथ गहरे पानी के अंदर खींची चली जाती है। हाई वाटर प्रेशर के कारण उसके कान के पर्दे फट जाते हैं, पर किसी तरह वह अपने आप को नेट से छुड़ाकर पानी के बाहर आ जाती है। कहानी अब 3 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ 2 लड़कों को सेन रिवर में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम का एक बॉम्बशेल मिलता है। पुलिस ने इस रिवर की गार्डिंग का काम बढ़ा दिया है, क्योंकि कुछ दिनों बाद यहाँ ओलंपिक का स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है। अब सोफिया को दिखाया जाता है, जो कि उस घटना के बाद पेरिस के एक एक्वेरियम में काम करने लगती है। वहीं पर उसकी मुलाकात मिका नाम के एक इन्वायरमेंटलिस्ट से होती है। वह उसे बताती है कि लिलिथ का ट्रैकिंग टैग बीकन 7 अभी भी एक्टिव है। मिका सोफिया को लेकर अपने वर्क प्लेस पर आती है और उसे प्रूफ दिखाती है। लिलिथ पैसिफिक ओशियन से ट्रेवल करके फ्रांस के सेन रिवर में पहुंच गई है और यहाँ पर आकर कैद हो गई है। सोफिया को विश्वास नहीं होता, क्योंकि शार्क्स फ्रेश वाटर में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मिका कहती है क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन ने उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया है और वह यहाँ पर बस अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। उस शार्क लिलिथ को अगर जल्द ही ओशियन में नहीं भेजा गया तो वह मर जाएगी। मिका को लगता है कि वह लिलिथ से कम्युनिकेट कर सकती है, इसीलिए वह सोफिया को उसके साथ सेन रिवर में डाइव करने के लिए कहती है। सोफिया को यह सब नॉनसेंस लगता है और वह वहाँ से उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। घर पर सोफिया अपने डिवाइस चेक करती है तो पाती है कि लिलिथ सच में सेन रिवर में है। रात को मिका अपनी फ्रेंड बेन के साथ सेन रिवर में जाती है। कुछ दिन पहले सेन रिवर में एक गाड़ी डूब गई थी, लेकिन ड्राइवर का कहीं भी कुछ पता नहीं चल पाया था। मिका पानी के अंदर डाइव करती है। वह उस कार तक पहुंच जाती है। उसे कार के बॉडी पर शार्क के दांतों के निशान मिलते हैं। तभी वहां पर रिवर पुलिस आ जाती है। मिका ने पहले ही बेन को मुसीबत आने पर यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। जब मिका पानी के बाहर आती है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन पुलिस को एक आदमी की लाश मिलती है, जिस पर उन्हें शार्क के काटने के निशान मिलते हैं। मिका के कहने पर पुलिस ड्राइवर आदिल सोफिया से कांटेक्ट करता है। पुलिस शार्क के रिवर में एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए पानी में डाइव करते हैं और सोफिया अपने डिवाइस से उन्हें गाइड करती है। मिका को डर होता है कि कहीं पुलिस लिलिथ को मार न दे, इसीलिए वह बेन को ट्रैकिंग डिवाइस डिस्कनेक्ट करने के लिए कहती है। डिवाइस डिस्कनेक्ट होने की वजह से पुलिस वाले सिग्नल खो देते हैं। तभी उन्हें पानी में किसी बड़ी चीज की होने का एहसास होता है। बाहर आकर वे सोनार चेक करते हैं तो पाते हैं कि वह बड़ा चीज कोई और नहीं बल्कि शार्क है। सिग्नल लॉस्ट होने के लिए आदिल सोफिया पर इल्जाम लगाता है। सोफिया वहाँ पर मिका को देख लेती है और वह समझ जाती है कि सिग्नल लॉस्ट होने के पीछे इसी का हाथ है। घर आकर आदिल सोफिया के बारे में रिसर्च करता है। तब जाकर उसे पता
पता चलता है कि वह उसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। इसके लिए वह अगले दिन उसे माफी भी मांगता है और उसे अपने साथ मेयर से मिलने जाने के लिए भी कहता है ताकि वह उन्हें शार्क से होने वाले खतरे के बारे में आगाह कर सके। सोफिया और आदिल मेयर से पेरिस में होने वाले ट्रायथलॉन को पोस्टपोन करने की मांग करते हैं, पर मेयर उनके रिक्वेस्ट को यह कहते हुए रिफ्यूज कर देती है। ये एक ग्लोबल अटेंशन होने वाला है जिस पर बिलियंस ऑफ यूरोज ऑलरेडी खर्च किए जा चुके हैं। मेयर को लोगों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं होती और वह बहुत र्यूडली कहती है कि उस शार्क को वहाँ से कैसे भी निकाल दो। पुलिस वाले सोफिया के साथ मिलकर लिलिथ को समुद्र में भेजने की तैयारी करने लगते हैं। इधर मिका सेन रिवर में एक शार्क के होने की न्यूज पब्लिक में रिवील कर देती है। मिका को लगता है कि वह सोनार की हेल्प से लिलिथ को समुद्र में वापस भेजने के मिशन को अंजाम दे सकती है, जिसके लिए वह पानी में उतरकर उसे कांटेक्ट करेगी। लिलिथ अभी पुरानी कैटाकॉम्ब्स में है जहां शहर का वेस्ट वाटर रिजर्वियर मौजूद है। मिका अपने सपोर्टर्स के साथ वहीं पर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आ जाती है। यह बात बेन आकर पुलिस को बता देती है क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड मिका की बहुत चिंता होती है। मिका पानी में सोनार के साथ उतर जाती है और सिग्नल रिलीज करने लगती है। तभी वहां पर सोफिया और पुलिस टीम पहुंच जाते हैं और मिका और बाकी लोगों को वहां से जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तभी वहां पर लिलिथ अपने एक बच्चे के साथ आ जाती है। मिका बच्चे पर हाथ फेरकर उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करने लगती है, पर सोफिया उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसने पहले लिलिथ का एग्रेशन देख रखा है। पर मिका उसकी बात नहीं मानती एंड एज अ रिजल्ट लिलिथ उस पर अटैक करके उसे मार देती है। इस घटना की वजह से मास पैनिक स्टार्ट हो जाता है। लिलिथ के एग्रेशन का शिकार उसका खुद का बच्चा भी हो जाता है। इस हड़कंप के कारण कई लोग घायल हो जाते हैं। लिलिथ सब पर लगातार अटैक करके उनको नुकसान पहुंचा रही होती है, जिसके कारण कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं और 12 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें बेन और लियोपोल्ड नाम का एक पुलिस ऑफिसर भी इंक्लूड होता है। पुलिस वाले मरे हुए बेबी शार्क को अपने अंडर में ले लेते हैं और सोफिया उस पर रिसर्च करने लगती है। एग्जामिन करने पर पता चलता है कि ये एक फीमेल है और इसने फ्रेश वाटर में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को ढाल लिया है। जब सोफिया उसका पेट चीरती है तो पाती है कि ये बेबी शार्क प्रेग्नेंट है, जो कि एक शॉकिंग बात होती है क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए उसकी उम्र अभी बहुत कम है। वो अभी सिर्फ 2 महीने से भी कम की है। इन सभी बातों के आधार पर सोफिया एक कंक्लूजन पर पहुंचती है कि ये शार्क्स की एक नई प्रजाति है और उनमें से लिलिथ पहली मेंबर है। ये सभी पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू प्रेग्नेंट हो रही है, जिसमें मेल शार्क की जरूरत नहीं होती। अगर जल्द से जल्द इन्हें खत्म नहीं किया गया तो ये अपनी तादाद बढ़ा देंगे और एक दिन ये इंसानों को भी मिटा देंगे। इधर मेयर कैटाकॉम्ब में हुए 12 लोगों की मौत से टेंशन में होती है, लेकिन फिर भी वह ट्रायथलॉन को कैंसिल करने की बात पर एग्री नहीं करती। वह पुलिस को ट्रायथलॉन के सिक्योरिटी वर्क से निकाल देती है और उनके बदले आर्मी को काम करने का जिम्मा दे देती है। सिंस सेन रिवर में शार्क के होने की खबर काफी लोगों को पता चल चुकी होती है, इसलिए मेयर न्यूज में आकर इसे बस एक अफवाह का नाम देती है। इसके बाद सोफिया और पुलिस लिलिथ से छुटकारा पाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। वे उसे विस्फोट करके खत्म करने की प्लानिंग करते हैं, जिसके लिए उन्होंने 2 बॉम्ब एक्सपर्ट्स को भी बुलाया होता है। अब सभी प्लान के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। पानी के अंदर सोफिया, आदिल और अदर 2 पुलिस मेंबर्स एक्सपीरियंस करते हैं कि वहाँ पर बेबी शार्क्स की पूरी फौज है। इधर जैसे ही मेयर ट्रायथलॉन ओपन होने का सिग्नल देती है, वैसे ही सारे स्विमर्स पानी में स्विम करने के लिए उतर जाते हैं और इस ऐतिहासिक पल को सारे न्यूज चैनल्स वाले कवर करने लगते हैं और लोग भी इस दृश्य को देखकर काफी खुश होते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ देर बाद कितनी बड़ी घटना घटने वाली है। सोफिया बेबी शार्क्स के बीच लिलिथ के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन बहुत देर बीत जाने के बाद भी अभी तक वह यहाँ पर नहीं आती। आदिल और उसकी टीम बॉम्ब फिक्स कर देते हैं। वे बस लिलिथ के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक बेबी शार्क एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देती है और धीरे धीरे ढेर सारे बेबी शार्क्स मिलकर उसे मार देते हैं। इसके बाद दूसरा पुलिस ऑफिसर भी मारा जाता है। समय रहते सोफिया बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देती है और बॉम्ब के ब्लास्ट होने से पहले वह आदिल को लेकर शार्क्स के लिए बनाए हुए ट्रैप से बाहर निकलने लगती है। विस्फोट देखकर पानी के ऊपर वाले टीम बचे हुए लोगों को ढूंढने लगते हैं। उन्हें सोफिया और आदिल मिल जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि अनफॉर्चुनेटली बाकी के लोग मारे गए। आदिल को शिप पर छोड़कर सोफिया फिर से पानी के अंदर जाती है। वह देखती है कि मलबे को चीरकर लिलिथ बाहर आ गई है। वह तुरंत टीम को चेतावनी देने के लिए जाती है। तभी लिलिथ आदिल और उसकी टीम की बोट को पलट देती है। लिलिथ दोनों पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके उसे मार देती है। आदिल और सोफिया किसी तरह बचकर बोट के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब लिलिथ स्विमर्स के डायरेक्शन में जाने लगती है। सोफिया और आदिल स्विमर्स को आगाह करने के लिए लिलिथ के पीछे पीछे जाते हैं।
स्विमर्स बेखौफ पानी में तैर रहे होते हैं। तभी लिलिथ और बाकी की बेबी शार्क्स उन पर अटैक करने लगती है। शार्क्स को देखकर मेयर हक्की बक्की रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे और क्या कहे। शार्क्स लगातार स्विमर्स पर अटैक करके उनको जान से मार रहे होते हैं। उन्हें बचाने के लिए आर्मी गोलियां चलाने लगती है। ऐसा करने से आदिल और सोफिया उन्हें रोकते हैं क्योंकि पानी के अंदर बॉम्ब शेल्स मौजूद हैं जो गोलियों के कारण ब्लास्ट हो सकते हैं। लेकिन आर्मी बिना किसी के सुने लगातार गोलियां चलाते रहते हैं। एज अ रिजल्ट बॉम्ब शेल्स ब्लास्ट होने लगते हैं जिससे ब्रिजेस टूटने लगते हैं और वहाँ के पब्लिक में हड़कंप मच जाता है। लगातार एक्सप्लोजन्स के कारण सारे ब्रिजेस टूट जाते हैं और एक सुनामी क्रिएट हो जाता है जिसमें मेयर के साथ साथ कई लोग पानी में डूब जाते हैं। इस सुनामी में सोफिया और आदिल बच जाते हैं। वे अब फ्लड के बीच एक बिल्डिंग के छत पर आकर अपनी जान बचा लेते हैं और अपने आप को वे लिलिथ और बेबी शार्क से घिरे हुए पाते हैं जो कि विस्फोट से बच गए थे। वे देखते हैं कि अब पूरा पेरिस शहर पानी के अंदर डूब गया है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे ही मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।